नमस्कार दोस्तों, चंद्रहासिनी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं खुशबू। सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के अंतर्गत मेगा टेस्ट का ये पेपर नंबर 3 है, पेपर 3, जिसमें हम सामान्य अध्ययन पेपर 1 की चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन कराया है तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप इस वीडियो को देखकर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया, इस पेपर को नहीं दिलाया है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा अवसर है, जहाँ पर आप ऐसे 100 क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, ऐसे 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन, जिसके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ही अधिक है। तो आइए देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं हम क्वेश्चंस को। सबसे पहला सवाल है, राज्य के पूर्ण अनुसूचित जिले हैं। तो पहले ये समझिए कि अनुसूचित जिले क्या होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में प्रदेश में अनुसूचित जिले या अनुसूचित जनजातियों के जिले उन जिलों को घोषित किया गया जहां पर इनकी पॉपुलेशन मोर देन 50% है। यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन की अधिकता है, यहाँ पर इनके पॉपुलेशन की क्या है तो अधिकता है। इसके अलावा ये क्षेत्र सघन है, इसका पर्टिकुलर उचित आकार है। ये इस पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाली जनजातियां जो है ये आर्थिक रूप से और साक्षरता के दृष्टिकोण से पिछड़ी हुई है। ठीक है, तो आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के प्रशासकीय प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार वर्तमान में छत्तीसगढ़ में टोटल 16 जिले हैं जो कि अनुसूचित जिले के अंतर्गत आते हैं, पूर्णतः अनुसूचित जिले हैं। अब ये 16 जिले कौन कौन से हैं तो समझिए, ये 16 जिले हैं। अब देखेंगे ये 16 जिले मेनली है। एक तो आप सरगुजा संभाग ले लीजिए, सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग के 6 जिले, बस्तर संभाग के 7 जिले। कितने हो गए भाई? 7 6 13 हो गए। ठीक है, कोरबा, गौरेला पिंडरा मरवाही, 14 15 एंड 16 अभी नया जो अनुसूचित जिला घोषित किया गया है, दैट इज गरियाबंद। तो अनुसूचित जिलों को याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, ऊपर के सरगुजा संभाग के पूरे 6 जिले, नीचे बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले। अब इसके अलावा और कौन से हैं तो कोरबा, गौरेला पिंडरा मरवाही और गरियाबंद। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन पूर्णतः अनुसूचित जिले के अंतर्गत ऑप्शंस में करेक्ट है। ए कोरिया, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोरबा, सारंगढ़, बिलाईगढ़। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ तो नहीं है। ठीक है, बलरामपुर, गरियाबंद, जशपुर, कांकेर, कोरबा, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर बी होगा। सी में देखिए सरगुजा, कोंडागांव, जांजगीर चांपा नहीं आएगा भाई, और उसी प्रकार से डी में आप देखेंगे तो कवर्धा नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, डोंगरगढ़ पहाड़ की ऊंचाई कितनी है। देखिए, डोंगरगढ़ पहाड़ जो है ये मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये छत्तीसगढ़ का पश्चिमी सीमांत हिस्सा है, सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। और डोंगरगढ़ की पहाड़ी इसकी औसत ऊंचाई आप देखेंगे, एक्चुअल में इसकी हाइट है कितनी तो 705 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 704 705 आप इसे ले सकते हैं। क्लियर है? चलो अगला सवाल है, उत्तर पूर्वी के पठार के संबंध में सत्य कथन है। चलो देखते हैं। केशकाल घाटी, ये उत्तर पूर्वी का पठार, ये वास्तव में दंडकारण्य रीजन के उत्तर पूर्वी के पठार के बारे में बात की गई है। तो केशकाल घाटी बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बिल्कुल सही है, केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके उत्तर में तेलिन घाटी है, पश्चिम में मतला घाटी, जबकि दक्षिण में तुलसी डोंगर की पहाड़ी है। तीसरा है, यह पठार ग्रेनाइट और नाइस चट्टान शैलों से बना है। ठीक है, यह गुंबदाकार आकृति में विस्तृत है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। तो हम देखते हैं कि ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। दंडकारण्य के रीजन के अगर उत्तर पूर्वी पठार के बारे में बात करें तो देखिए, इन पठारों में ग्रेनाइट और नाइस की शैलें पाई जाती है। ये गुंबदाकार आकृति में विस्तृत है। इसकी एवरेज हाइट है 600 से 900 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5। सभी के सभी स्टेटमेंट क्या हैं तो सही हैं। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्र या अभिलेख से
नल वंश के शैव से वैष्णव होने का प्रमाण मिलता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में जितने भी ताम्रपत्र या अभिलेख मिल दिए गए हैं वो सभी के सभी नल वंश के हैं। देखिए रिद्धपुर ताम्रपत्र में हमें युद्ध की जानकारी मिलती है। इसमें हमें पता चलता है कि भवदत्त वर्मन जो कि नल वंश का शासक था, भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया था। राजिम के अभिलेख में विलासतुंग की जानकारी मिलती है, विलासतुंग के वंश की जानकारी मिलती है, उसके मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है कि उसने राजिम में राजीव लोचन का मंदिर बनवाया था, है ना। पोड़ागढ़ अभिलेख में हमें स्कंद वर्मन की जानकारी मिलती है। स्कंद वर्मन ने देवसेन पर आक्रमण किया था। ये वाकटक रूलर है। ये कौन है? तो वाकटक रूलर है। और केसरी बेड़ा में पृथ्वीदेव द्वितीय ने आक्रमण किया था अर्थपति भट्टारक पर, इसकी जानकारी मिलती है। तो देखो सवाल ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अभिलेख या ताम्रपत्र है जिसमें हमें नलों के वैष्णव से शिव होने की या शैव होने की जानकारी मिलती है। नल वंश के जितने भी शासक थे वो शैव धर्म के उपासक थे। कैसे थे? शैव धर्म के उपासक थे, शिव की पूजा करते थे, शिव को मानते थे। लेकिन जैसे ही स्कंद वर्मन राजा बनते हैं तो स्कंद वर्मन पहले पुष्करी को पोड़ागढ़ के रूप में स्थापित करते हैं और उसके बाद वो वहाँ सबसे पहले विष्णु मंदिर का निर्माण कराते हैं और वो विष्णु के उपासक रहते हैं। तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि ये जो नल वंश है ये शैव से विष्णु में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो या ये जो शैव से वैष्णव होने का जो प्रमाण मिलता है वो हमें एक्चुअल में पोड़ागढ़ के शिलालेख से मिलता है, क्योंकि पोड़ागढ़ के शिलालेख में जानकारी मिलती है कि स्कंद वर्मन ने वहां पर पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। इस शिलालेख की शुरुआत जो है वो विजेता है और विजेता रहेगा से शुरू होती है। जो बात ये कही गई है वो स्कंद वर्मन के लिए कही गई है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राचीन कालीन महापाषाण घेले प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखो जो महापाषाण घेरे हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अगर आपको ये पता होगा तो कहाँ से नहीं प्राप्त हुए ये आपको पता चल जाएगा। तो ये कहाँ से मेनली? ये धनोरा से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धनोरा से। और धनोरा के भी कढ़ी बदर, चिरचारी, सोरर, करका भाट, भुजगहन, इन सभी प्लेसेस से ये सभी के सभी है कहाँ? तो एक सेकंड, इसके अलावा धनोरा, ये सभी के सभी प्लेसेस हैं बालोद में। कहाँ है? तो बालोद में। तो बालोद के करीब अदर, चिरचारी, सोरर, करका भाट, भुजगहन, धनोरा, इन सभी जगहों से महापाषाण कालीन स्मारक प्राप्त हुए हैं। बड़े बड़े मेगालिथ प्राप्त हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर प्राप्त हुए हैं, जो कि वास्तव में क्या किया जाते थे? शवों को दफनाने के लिए यूज किया जाते थे, या फिर जहाँ शवों को दफनाया जाता था उस पर्टिकुलर एरिया को घेरने के काम आते थे ये। ठीक है, तो ये जो महापाषाण कालीन पत्थर है ये मेनली कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बालोद जिले से प्राप्त हुए हैं। बालोद जिले के अलावा दंतेवाड़ा का गामावाड़ा, ठीक है, गामावाड़ा से प्राप्त हुआ है। मल्हार से प्राप्त हुआ है, मल्हार, गामावाड़ा। इसके अलावा गढ़ धनोरा से प्राप्त हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि इन सभी जगहों से प्राप्त हुआ है, गामावाड़ा से भी हुआ है, सोरर से भी हुआ है। तो ये गढ़ चंदेला क्या है भाई? तो गढ़ चंदेला जो है ये बस्तर में स्थित है और यहाँ से मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल। हाल ही में राज्य के किस जिले में सोना खनन कार्य प्रारंभ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में बलौदा बाजार जिले के सोना सोना खनन कार्य शुरू किया गया है। सोना खनन का कार्य शुरू किया गया है। अगला सवाल, राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम संरक्षित वन क्रमशः कहाँ है? तो पहले तो ये समझिए कि सर्वाधिक और न्यूनतम को छोड़ के हम ये समझते हैं कि राज्य में ये जो संरक्षित वन है वो कितना है? तो संरक्षित वन है 40.18%। राज्य में संरक्षित वन 40.18% है।
अगर सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक ये है सरगुजा जिले में और सबसे कम है जांजगीर चांपा जिले में। सर्वाधिक संरक्षित वन है सरगुजा जिले में और न्यूनतम जो है वो जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सत्य कथन नहीं है, नहीं है पूछा गया है तो पहले हम मार कर लेते हैं नहीं को, पहले हम मार कर लेते हैं नहीं को। कांगेर घाटी राष्ट्रीय स्थान को उत्तर पान वायु वाला क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही है, ये बस्तर जिले में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कुटुम्बसर गुफा का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है। तो ये देखो कुटुम्बसर गुफा का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है। हाँ, कह सकते हैं चूना पत्थर, वहाँ बहुत सारे चूना पत्थर पाए जाते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कुटरू वन को वन भैंसों का घर कहा जाता है। देखो यहाँ तक तो सही है कि कुटरू वन को वन भैंसों का घर कहा जाता है, लेकिन ये जो कुटरू वन है या कुटरू गेम सेंचुरी है, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में नहीं है, बल्कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर में है। कहाँ है? तो बीजापुर में है। तो ये यही कथन करेक्ट नहीं लग रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में नीलगाय, सुअर, भौंकने वाला हिरण जैसे जीव पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो बोरिया टिब्बू नामक लौह अयस्क किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 है। बोरिया टिब्बू किस जिले में स्थित है भाई? प्लीज बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। देखो ध्यान में रखना कि ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो राजनांदगांव जिले में स्थित है। अगला सवाल, चलो दिए गए विकल्पों को ध्यान पूर्वक पढ़कर सत्य कथन का चयन कीजिए। चलो ठीक है, हमें सत्य कथन बताना है। कोरबा प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कोरबा जो है वो प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। दूसरा स्टेटमेंट है, रायगढ़ में स्थित डोमनारा और बरौद कोयला खदान राज्य में प्रसिद्ध है। तीसरा स्टेटमेंट, कोरबा में स्थित गेवरा कोयला खदान एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी बड़ी ओपन कास्ट खदान है। तो देखिए इसका सही जवाब है ए बी। देखो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये तीनों सही है भाई, ये तीनों क्या है? तो सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 क्लियर है। चलो अगला सवाल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की सहायता से रायपुर में स्थापित टीन संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है? प्लीज कमेंट कीजिए भाई, कितनी है इसकी उत्पादन क्षमता? बताइए भाभा एटॉमिक की उत्पादन क्षमता कितनी है? ध्यान रखना कि ये 2 टन है। कितनी है? ये 2 टन है। ठीक, अच्छा कुछ बेसिक बातें और ध्यान में रखना कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कहाँ है? तो रायपुर में है। ठीक है, रायपुर में स्थापित टीन संयंत्र की, क्लियर है। ये संयंत्र कहाँ है? तो रायपुर में है। लेकिन टीन के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि टीन जो है वो कसीटेराइट अयस्क से प्राप्त होता है। टीन जो है ये हमारा जो राज्य है ये भंडारण में इसका दूसरा स्थान है टीन के भंडारण में, जबकि उत्पादन में एकमात्र राज्य जहां पर टीन का उत्पादन किया जाता है दैट इज छत्तीसगढ़। ठीक है, ये इसका भंडारण कहाँ कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम हिस्से में दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर जिले में टीन पाया जाता है। क्लियर है। तो ये कुछ बेसिक बातें भी आपको ध्यान में रखना है। चलो आगे सत्य कथन का चयन करना है। NH-30 राज्य की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि चिल्फी घाटी से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। सही है ये बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 तो सही नहीं है, हमको बताना है ना। ठीक है, चलो देखो दूसरा है 163 छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी राष्ट्रीय राज, तो ये 163 नहीं होगा, ये वास्तव में नेशनल हाईवे 163 ए सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, मात्र 12 किलोमीटर गीदम से लेके दंतेवाड़ा तक, गीदम से लेकर दंतेवाड़ा तक। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। NH-15 राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर होते हुए सरायपाली जाती है, बिल्कुल सही है। बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना 1900 में हुई थी। बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना 1900 में हुई थी, ये भी सही है। अगला सवाल, अगला स्टेटमेंट है, प्रदेश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन ये सिमलीगुड़ी है। सिमलीगुड़ी कहाँ है? तो भाई
बस्तर में है। कहाँ है? बस्तर में है। टाटामारी हिल स्टेशन नहीं है बल्कि सिमलीगुड़ी है, ध्यान में रखना। टाटामारी हिल स्टेशन जो है वो केशकाल घाटी के अंतर्गत आता है, लेकिन ये सबसे हाइटेड नहीं है। सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है वो सिमलीगुड़ी है। सबसे ऊंचा कौन सा है? तो सिमलीगुड़ी है। तो स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि दूसरा और पांचवा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 1, 3 एंड 4 सही सत्य कथन का चयन करना है हमें। तो करेक्ट स्टेटमेंट है 1, 3 एंड 4। क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मध्य प्रांत से किसान एवं मालगुजार शामिल हुए थे? तो अधिवेशन था 1891 में नागपुर का अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? तो नागपुर का अधिवेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान में रखना कि 1891 में हुए नागपुर के अधिवेशन में यहाँ पर जो किसान और मालगुजार थे ये भी शामिल हुए थे। यहाँ पर नहर कर और जंगल कर से संबंधित इसके विरोध में, नहर कर और जंगल कर के विरोध में यहाँ पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था ताकि ये जो कर हैं इनको बहुत ही कम कर दिया जाए। ठीक है। छत्तीसगढ़ से शामिल नेता बहुत सारे लोग थे। माधवराव सप्रे थे, रामदयाल तिवारी, वामनराव लाखे, इसके अलावा सीएम ठक्कर और बद्री प्रसाद साव। ये सभी के सभी इन लोगों ने नागपुर के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बनने वाले पहले छत्तीसगढ़िया कौन थे? देखो यहाँ पर पहले छत्तीसगढ़िया की बात की गई है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और पहले छत्तीसगढ़िया 1906 में बने थे। दैट इज पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, ध्यान में रखना, पंडित सुंदरलाल शर्मा पहले छत्तीसगढ़िया थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने थे। अगला सवाल, निम्न में से कौन से नेता गर्मवादी विचारधारा से हैं? तो देखो वामन राव ये गर्मवादी विचारधारा से हैं। हरि सिंह गौर तो नरमवादी थे। खाफरडे गर्मवादी, ठीक है, गर्मवादी। एंड केलकर इज नरमवादी। तो क्या क्या हो गए भाई? 1, 3। अच्छा, सीएम ठक्कर भी नरमवादी है ना? एक मिनट, सीएम ठक्कर भी क्या होंगे? तो नरमवादी होंगे। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1946 को बेमेतरा में तहसील राजनीतिक सम्मेलन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये 1946, ये है आज़ादी के बिल्कुल नज़दीक का टाइम। और इस समय बेमेतरा में जो सम्मेलन हुआ था, तहसील राजनीतिक सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता की थी मोहनलाल बाकलीवाल ने। किसने की थी? मोहनलाल बाकलीवाल ने। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए आंदोलन के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। अब देखिए, हमें इसमें से सही कथन चुनना है। ठीक है। ठाकुर रामकृष्ण ने जगदलपुर के हाई कोर्ट में झंडा फहराया था। तो देखो, ठाकुर रामकृष्ण ने जगदलपुर में नहीं बल्कि इन्होंने नागपुर और रायपुर में तिरंगा फैलाया था। ठीक है। इसके बाद अगला स्टेटमेंट, रायपुर डायनामाइट केस के नेता परसराम सोनी थे। परसराम सोनी जो है वो रायपुर षड्यंत्र केस के नेता थे। रायपुर षड्यंत्र केस 1942 में हुआ था। 1942 में परसराम सोनी जो है ये विस्फोटक सामग्री बनाना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्हें 6 साल की जेल हुई थी। ठीक है। तो परसराम सोनी रायपुर षड्यंत्र केस के नेता थे। रायपुर डायनामाइट केस, ये भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जो भी ग्वालियर टैंक में सम्मिलित बड़े नेता थे जो कि मध्य प्रांत से गए थे, उन लोगों को लौटते समय मलकानपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था और रायपुर के जेल में डाल दिया गया था। तो रायपुर के जेल को डायनामाइट से उड़ाकर ये बड़े नेताओं को छुड़ाने का ये जो षड्यंत्र था, ये जो प्लानिंग की गई थी, दैट इज रायपुर डायनामाइट केस। इसके प्रमुख नेता थे बिलख नारायण अग्रवाल। ठीक है। इसके अलावा
नारायण दास पांडे, नागरदास बावरिया, जयनारायण पांडे, नागरदास, जयनारायण पांडे, है ना, नारायण दास, ये सभी थे इसके प्रमुख नेता। सुधीर मुखर्जी, तो ध्यान में रखना। लेकिन मेन लीडर कौन थे? तो बिलक नारायण अग्रवाल। रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्रों द्वारा जुलूस निकाला गया, बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था। तो हमारे लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? तो केवल करेक्ट स्टेटमेंट है 3, केवल 3 इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला सवाल, महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी का उल्लेख निम्न किस नाम से किया गया है? तो देखो, महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी का उल्लेख जो है वो चित्रोत्पला के नाम से किया गया है, और द्वापर युग में भी महानदी को चित्रोत्पला कहा जाता था। बाकी नाम भी महानदी के ही सहायक महानदी के ही प्राचीन नाम है, जैसे कि प्राचीनतम नाम इसका कनक नंदनी था, ठीक है। सतयुग में इसे नीलोत्पला कहा गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सातवाहन कालीन अवशेष एवं प्राप्ति स्थल सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। तो वेश्री से संबंधित जानकारी कहाँ से मिलती है भाई? तो हमें बूढ़ी खार के विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा से मिलती है, ना कि किरारी के स्तंभ से। किरारी के स्तंभ में अधिकारी गढ़ों के नाम और उसके पद नाम दिए गए हैं। इसकी खोज 1921 में की गई थी किरारी ग्राम से, एक हीराबंद तालाब है वहां से। तो देखो इसकी ये बिल्कुल मिसमैच है, वेश्री की जानकारी यहाँ से नहीं मिलती। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। आगे की भी हम ऑप्शंस के डील कर लेते हैं। वरदत्त श्री का गाय दान से संबंधित लेख दमऊ दरहा चट्टान लेख है, बिल्कुल सही है। राजा वरदत्त श्री ने 1000 गायें दान की थी अपने आयु को बढ़ाने के लिए, और ऐसा ही उन्होंने 2 बार किया था। राजा अभिलक के सिक्के बालपुर और मल्हार से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बालपुर और मल्हार से मिले हैं। विष्णु की लेख युक्त प्रतिमा बूढ़ी खार से मिली है। कहाँ से मिली है? बूढ़ी खार से, बिल्कुल सही है, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर लिए हैं। ठीक, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण कौशल के पांडु वंश से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना। चलो विचार करते हैं। पांडु वंश का वास्तविक संस्थापक उदयन पहला संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक नहीं था। ये इंद्रबल का पिता था। इंद्रबल जो था वो वास्तविक संस्थापक था। उसने शरभपुरी वंश का खात्मा करके इस वंश की स्थापना की थी और गद्दी पर अपने पिता को बिठाया था, ठीक है। तिवरदेव ने अपनी राजधानी मल्हार से स्थानांतरित करके शिरपुर कर दी थी। तिवरदेव ने अपनी राजधानी को मल्हार से स्थानांतरित नहीं किया था, बल्कि अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। दूसरी राजधानी सिरपुर को बनाया था। तिवरदेव और भीमसेन द्वितीय के मध्य सिरपुर के पास युद्ध हुआ था? नहीं हुआ था भाई। राजर्षि तुल्यकुल वंश के जो राजा हैं भीमसेन द्वितीय, उसने सिरपुर के पास आक्रमण जरूर किया था, तिवरदेव के शासनकाल में ही किया था, लेकिन युद्ध जो है तिवरदेव और भीमसेन द्वितीय के बीच में नहीं हुआ था, बल्कि प्रवरसेन के और भीमसेन द्वितीय के बीच में हुआ था। वास्तव में तिवरदेव ने अपने भाई को इस युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सही कथन इसमें से एक भी नहीं है, एक भी इसमें से सही कथन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हुए निम्नलिखित किसान आंदोलनों के युग्म में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है बताइएगा। देखिए, राजनांदगांव में किसान विद्रोह जो है वो 1879 से 80 ईस्वी के बीच में हुआ था। बेगार संबंधी ये आंदोलन किया गया था सेवता ठाकुर के नेतृत्व में, बिल्कुल सही है। छुई खदान 1939 में हुआ था। इसके नेता थे राम नारायण मिश्र हर्षुल। शक्ति में आंदोलन 1947 को स्टार्ट हुआ था। आज़ादी के बाद भी ये चलता रहा। इसे लीड किया था यहाँ के स्थानीय निवासियों ने। और सारंगगढ़ में 1941 में हुआ था। इसके नेता थे दानीराम पटेल। दीनूराम पटेल नहीं था, बल्कि दानीराम पटेल था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल, नलवंश के शासकों को उनके कालक्रम के हिसाब से आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहला राजा शिशुक था, शिशुक के बाद व्यागराज, वृषभराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति, भट्टारक। तो हम देखते हैं व्यागराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति, भट्टारक।
ठीक है। अर्थपति भट्टारक के बाद स्कंदवर्मन, स्तंभराज, नंदनराज, उसके बाद पृथ्वीराज। पृथ्वीराज क्लियर है। देन पृथ्वीराज के बाद आप देखेंगे कि विलासतुंग उसका बेटा होता है। देन पृथ्वी व्याघ्र होता है। कौन होता है? पृथ्वी व्याघ्र। देन भीमसेन और अंतिम शासक होता है नरेंद्र थबल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 4 3 2 5, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित पत्रिका एवं प्रकाशन वर्ष सुमेलित करना है हमें। पत्रिका एवं प्रकाशन वर्ष। देखो, सरस्वती पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की सरस्वती ये कब हुई थी? तो 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन स्टार्ट हुआ था। 1900 ईस्वी। तो ए का क्या है? तो ए का 4 है। ए का 4 है, केवल एक ही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। बी का 3, अरुणोदय 1921 में आया था। उत्थान जो है वो 1935 में आया था और नवयुवक जो है वो 1936 में आया था। क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले सवाल पर आते हैं। जनजाति एवं उनके निवास को सम्मिलित करना है हमें। देख लीजिए, खोंद जनजाति मेनली रहती है रायगढ़ और महासमुंद के क्षेत्र में। ठीक है। प्रधान बिलासपुर और कबीरधाम में रहती है। सौता जो है कटघोरा के क्षेत्र में विशेष रूप से रहती है। और भैना, अच्छा प्रधान को हम कबीरधाम लेंगे क्योंकि बिलासपुर के लिए भैना रख रही है ना। तो सौता कोरबा में रहती है, प्रधान कबीरधाम में और भैना जो है वो बिलासपुर में। तो इस प्रकार से इसका मैच होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, टोटम क्या है? पारलौकिक शक्ति की अभिव्यक्ति है? तो नहीं, पारलौकिक शक्ति की अभिव्यक्ति बोंगावाद है। क्या है? बोंगावाद। धार्मिक एवं व्यवहारिक मनाही है? तो धार्मिक एवं व्यवहारिक मनाही को टैबू कहते हैं। क्या कहते हैं? टैबू। जनजातियों के देवता हैं? तो जनजातियों के देवता से कहीं ज्यादा ये गोत्र का गढ़ चिन्ह है। ये क्या है? गोत्र का गढ़ चिन्ह है। टोटम वास्तव में कोई सजीव या निर्जीव चीज है, वस्तु है ना। सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, जिसे एक ही समुदाय के लोगों के द्वारा, एक ही गोत्र के लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इस गोत्र के लोग उस टोटम से अपना एक रहस्यमयी संबंध बताते हैं और इसका सम्मान करते हैं, इसे सम्माननीय मानते हैं। ठीक है। तो ये वास्तव में क्या है? तो उस गोत्र का गढ़ चिन्ह है। उस गोत्र का गढ़ चिन्ह है। ठीक है। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो चार्ल्स सी इलियट। ब्रिटिश शासन आने के बाद छत्तीसगढ़ में 1854 में ब्रिटिश शासन स्टार्ट हो गया था और उसके बाद चार्ल्स सी इलियट छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर बने और उन्होंने तहसीलदारी व्यवस्था लॉन्च की। जैसे ही वो डिप्टी कमिश्नर बने, उन्होंने तहसीलदारी व्यवस्था लॉन्च की और 3 तहसीलों का निर्माण कराया था, रायपुर, रतनपुर और धमतरी। तो इसका आंसर है चार्ल्स सी इलियट। ठीक है। विठलराव दिनकर परगना सिस्टम लेकर आए थे। परगना सिस्टम, पी वॉन्स अगेन्यू ने परगनों को 9 परगनों में सीमित कर दिया था। सोहराई पर्व किससे संबंधित है? तो सोहराई पर्व मेनली ये पशुओं की पूजा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पशुओं की पूजा से। सत्य कथन का चयन कीजिए। अच्छा, सोहराई पर्व बनाते किसके द्वारा है? तो उराव जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक। अगला है सत्य कथन का चयन कीजिए। मई के अंत एवं जून के प्रारंभ में गर्म शुष्क हवाएं चलती है जिसे लू कहते हैं। बिल्कुल सही है। राज्य के अधिकतम तापमान वाले जिले हैं जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिल्कुल सही है। शिवनाथ पार का मैदान मैकल क्षेत्र, दुर्ग, रायपुर की उच्च भूमि निम्न ताप कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये देखो, ये भी सही ही है, ये भी सही ही है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर मानसून का प्रवाह बढ़ता जाता है। तो
पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो मानसून का प्रभाव जो है या प्रवाह जो है वो कम होता जाता है, क्योंकि यहाँ पर मैकल श्रेणी है भाई। मैकल श्रेणी जो है वो हवाओं को रोक देती है, मानसूनी हवाओं को रोक देती है, इसीलिए कबीरधाम जो है वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का ए 1 2 3 4, 28 का ए 1 2 3 4। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सुमेलित करना है राइस मिल कॉम्प्लेक्स। राइस मिल कॉम्प्लेक्स कोशा अनुसंधान केंद्र, टोमेटो रिसर्च सेंटर और कृषि अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ कहाँ है भाई? तो देखो कहाँ कहाँ है बताओ भाई। ये जो राइस मिल है ये कहाँ है? तो ये धमतरी में है। कहाँ है? तो ये धमतरी में है। इसके अलावा कोसा अनुसंधान बस्तर में है। कोसा अनुसंधान जो है वो बस्तर में है। टोमेटो रिसर्च सेंटर मेन पार्ट में है और कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर में है। कृषि अनुसंधान केंद्र रायपुर में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं इधर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 4 1 2 3। चलो अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 135192 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। राज्य में कुल 11 सीमावर्ती जिले हैं। 11 सीमावर्ती जिले नहीं हैं भाई, देखो सीमावर्ती जिले जो हैं वो 22 हैं। कितने हैं? 22 हैं, जबकि 11 जो हैं वो भू आविष्ठित जिले हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है। समुद्र सतह सर्वाधिक औसत ऊंचाई जशपुर जिले की है, बिल्कुल सही है, 753 मीटर की हाइट है। राज्य के उत्तर में मध्य प्रदेश, उत्तर में मध्य प्रदेश नहीं है, उत्तर में उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश जो है वो उत्तर पश्चिम में है, नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। करेक्ट आंसर इज बी। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं। देखो ब्राह्मणी नदी वास्तव में कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनती है? तो ये शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी से मिलकर बनती है। तो शंख और कोयल नदी यही उसकी सहायक नदियां हैं, ध्यान में रखना। ब्राह्मणी नदी एक मौसमी नदी है। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान में रखना। ये राज्य का 1.03% पानी बहाकर ले जाता है। इसका टोटल एरिया विस्तार है 1423 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना शंख नदी एकमात्र ऐसी नदी है इस पूरे अपवाह तंत्र में जो कि छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में बहती है। सत्य विकल्प का चयन कीजिए। बिंजवार जनजाति के लोग अपने समस्त स्वजातियों को बरीहा कहते हैं, बिल्कुल सही है। इनका पूजनीय प्रतीक चिन्ह तीर है, ये भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, लेकिन ये सही स्पष्टीकरण 2 का 1 नहीं करता है, 1 का 2 नहीं करता है। तो दोनों कथन तो सत्य है, पर कथन 2 जो है वो 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, अगला सवाल, गुरु घासीदास जी से संबंधित गुरु घासीदास निम्न कथन को सुमेलित करना है। निम्न कथन को सुमेलित करना है। देखो गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म हुआ था 18 दिसंबर 1756 ईस्वी में। ठीक, इनकी समाधि स्थल है तलासी बाड़ा। सभी बलौदा बाजार में है ना, सभी कहाँ है? तो बलौदा बाजार में, बिल्कुल सही है। इनकी तपस्या स्थली क्या है? तो छाता पहाड़ में औरा धौरा वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या किया था? तपस्या की थी, है ना, तेंदु वृक्ष के नीचे। निर्वाण की प्राप्ति भंडारपुरी में हुई, ये भी सही है। सभी के सभी सही है, सभी के सभी क्या है? तो सही है। विजय चिन्ह गोदना गुदवाने वाली जनजाति है उराव जनजाति। कौन सी जनजाति है? तो उराव जनजाति। क्लियर? चलो अगले सवाल पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है बताना है। गोत्र जनजातीय सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण आधार है, बिल्कुल सही है। माता पिता दोनों पक्षों के कुल समूहों को मिलाकर गोत्र का निर्माण होता है, तो नहीं, माता पिता के दोनों के समूह को मिलाकर नहीं होता, कि ये एक पक्षीय होता है। गोत्र हमेशा एक पक्षीय होता है और ये पिता के कुल का होता है। किसका होता है? तो पिता के कुल का होता है, क्योंकि हमारा समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है।
कई कुल मिलकर एक गोत्र बनाते हैं, बिल्कुल सही है। गोत्र व्यवस्था आराध्य देवों की संख्या पर आधारित है। नालुंगपेन, सालुंगपेन, सयुंगपेन और अ, नालुंगपेन, येरुंगपेन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियां और उनके निवास स्थल को सम्मिलित करना है कि किसमें क्या कहा जाता है इस निवास स्थल को। तो क्वेश्चन नंबर 36, चलो ठीक है देख लेते हैं। देखो इसका आंसर जो है क्या क्या हो सकता है। तो अबू जमाड़िया का कहते हैं, अबू जमाड़िया का कहते हैं लोन कहते हैं। लोन का मतलब होता है कमरा, लोन का मतलब होता है कमरा। अबू जमाड़िया के निवास स्थल को क्या कहा जाता है, तो लोन कहा जाता है, ठीक है। दोरला का दोरभूम, देखो दोरला जनजाति में ही दोर है, दोरला जनजाति में ही दोर है, तो ऐसे ध्यान में रखिएगा कि दोरला के निवास स्थल को दोरभूम कहते हैं, दोरला के निवास स्थल को दोरभूम। बिरहोर के निवास स्थल को तांडा और भारिया के ढाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल, कोरकू जनजाति में मृत्यु भोज के दूसरे दिन मृतक की समाधि पर एक लकड़ी का स्तंभ लगाने की प्रथा है। इस स्तंभ को क्या कहते हैं? इस स्तंभ को मांडा या मुंडा कहते हैं, जबकि इस प्रथा को सिडोली प्रथा कहते हैं। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? तो सिडोली प्रथा। यहाँ पर आप लोगों से बहुत ज्यादा गलतियां हो सकती है, आप सिडोली देखेंगे और ऐसे टिक लगा देंगे। तो प्रथा दैट इज सिडोली, बट स्तंभ को मांडा या मुंडा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, नदी और उसके ओरिजिन के बारे में है, सुमेलित करना है। देखो हाफ नदी कांदावनी की पहाड़ी से निकलती है, हसदेव नदी कैमूर पर्वत से निकलती है, बनास नदी मांझी टोली की पहाड़ी से निकलती है और नारंगी दैट इज माकड़ी, माकड़ी कोंडा गांव से निकलती है। तो करेक्ट मैच ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो इसका हिंदी में अनुवाद किया है नरेंद्र देव वर्मा ने। मुरिया जनजाति के कोंकरिंग नृत्य विशेष रूप से किस अवसर पर किया जाता है? तो ये नारायणपुर के मड़ई के अवसर पर किया जाता है। जब नारायणपुर का मड़ई भरता है तो मुरिया जनजाति के लोग के द्वारा कोकरिंग डांस किया जाता है। तो ध्यान रखना कि मड़ई के अवसर पर इस डांस को किया जाता है, ठीक। चलो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल, बस्तर अंचल में प्रचलित लोकवाद्य मुयांग क्या है? तो मुयांग वास्तव में एक घंटी है। घंटी को बस्तर अंचल में क्या कहा जाता है? मुयांग कहा जाता है। बिसी सुकरोर शिकार अनुष्ठान किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये नॉर्थ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहने वाली मुंडा जनजाति, ठीक है। मुंडा जनजाति के लोग बिसु शिक्रोर शिकार अनुष्ठान करते हैं। हरेली में बच्चे गेड़ी चढ़ते हैं, ठीक है। हरेली अमावस्या को बच्चे गेड़ी चढ़ते हैं। इस गेड़ी का विसर्जन कब कर दिया जाता है? तो जस्ट 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद भादो अमावस्या आ जाता है और भादो अमावस्या को पोला के पर्व मनाया जाता है। तो पोला के पर्व के अवसर पर इस गेड़ी का विसर्जन कर दिया जाता है। चलो अगला सवाल, पेसा एक्ट। अगला सवाल, पेसा एक्ट की मांग किस समिति ने की थी? ध्यान में रखना पेसा एक्ट की मांग जो है वो भूरिया समिति ने की थी। किस समिति ने की थी? तो भूरिया समिति ने की थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये 1994-95 में आया था और इसने स्टडी जो की थी वो शेड्यूल एरिया में पंचायती राज से रिलेटेड स्टडी की थी और इन्होंने पेसा एक्ट की मांग की थी। निम्न को सम्मिलित करना है, पद और मतपत्र का रंग। पंच का कलर होता है सफेद, सरपंच का नीला, जनपद पंचायत का गुलाबी और जिला पंचायत का पीला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलो अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के नहीं है? चलो देखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से नहीं है। तो देखो
समस्त निर्वाचन क्षेत्रों के नियंत्रण एवं निर्देश, बिल्कुल सही है। चुनाव की समय सारणी तैयार करना, आचार संहिता जारी करना, चुनाव चिन्हों का आवंटन। देखो, चुनाव चिन्हों का आवंटन ये नहीं करते, इसके नीचे के अधिकारी करते हैं। तो आवंटन रिटर्निंग करता है। आवंटन कौन करता है? तो निर्धारण जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करती है, लेकिन जो आवंटन है वो ये नहीं करती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? तो देखो, कब नहीं लाया जा सकता है, तो कब लाया जा सकता है ये देख लेते हैं। तो कब लाया जा सकता है? तो उसके टर्म ऑफ ऑफिस के, उसके निर्वाचित होने के, उसके पद ग्रहण करने के 3 साल के बाद। पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव के फेल होने के 1 साल के बाद और उसके टर्म ऑफ ऑफिस के 6 माह के छह माह के अंदर नहीं लाया जा सकता। देखो, कब नहीं लाया जा सकता, देखो ये ध्यान में रखना कि अगर कोई भी नगर पंचायत का अध्यक्ष बनता है तो जिस दिन वो अध्यक्ष बना उसके 3 साल के भीतर नहीं ला सकते हैं। अगर उस पर अविश्वास प्रस्ताव पहले भी लगाया गया और वो सफल नहीं हुआ तो उसके 1 साल के भीतर नहीं लाया जा सकता। और तीसरा कि उसका टर्म ऑफ ऑफिस खत्म होने वाला है तो उसके जस्ट लास्ट के 6 महीने के अंदर नहीं लाया जा सकता। 3 टाइम पे नहीं लाया जा सकता है। तो पद ग्रहण करने के 1 साल के पूर्व नहीं लाया जा सकता, ये गलत है। देखो, कब नहीं लाया जा सकता है ना? तो ये बिल्कुल सही है। पद ग्रहण करने के 1 वर्ष पूर्व तो नहीं लाया जा सकता। पद ग्रहण करने के 3 साल के बाद लाया जा सकता है, 4 साल के बाद भी लाया जा सकता है। उपरोक्त सभी में तो नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत के विषय में क्या सही नहीं है? मनोनीत सदस्य बैठक में भाग लेते हैं और वोट भी दे सकते हैं। मनोनीत सदस्य जो है वो बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। ठीक है, वोट नहीं दे सकते, तो ये सही नहीं है। पंचों के निर्वाचन के समान मत आने पर लाट पद्धति द्वारा निर्णय लिया जाता है, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत में 10 पंच भी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत 2 पंचों की मनोनीत करता, तो ये बिल्कुल गलत है। सभी के सभी पंच जो होते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के अधिकतम 20 पंच होते हैं, तो बिल्कुल सही है। मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 20 है। तो कौन कौन सा सही नहीं है भाई? सही नहीं है देखना है तो 1 और 4 सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, विधानसभा का सदस्य जिला पंचायत की कितने समितियों का सदस्य हो सकता है? बताओ भाई, विधानसभा का जो सदस्य है वो जिला पंचायत के कितनी समितियों का सदस्य हो सकता है? तो इसका आंसर होगा केवल 2। केवल 2। ठीक है, केवल 2 समिति का सदस्य हो सकता है। ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति न होने के बाद, गढ़पूर्ति ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति टोटल मेंबर के कुल सदस्य का अगर 1 लोग हाजिर हैं तो गढ़पूर्ति हो जाएगी। बैठक गढ़पूर्ति क्या होता है? तो एक ऐसी संख्या जिससे सम्मेलन की कार्यवाही स्टार्ट हो जाए। तो मेंबर्स की ऐसी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कुल की 1 होनी चाहिए, जिसमें महिला होनी चाहिए 1/3। ठीक है, 1/3 इसमें वुमेन होनी चाहिए। क्लियर है? तो अगर गढ़पूर्ति नहीं हुई तो किन किन बातों पर चर्चा नहीं होगी? तो वार्षिक बजट पर नहीं होगी, हितग्राहियों के चयन पर नहीं होगी, प्रशासनिक रिपोर्ट पर भी नहीं होगी, उपरोक्त सभी पर चर्चा नहीं होगी। इसके अलावा और वार्षिक कार्य योजना, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन। इसके अलावा
वार्षिक लेखा यहीं पर लिख देते हैं, एवं वार्षिक लेखा, एवं वार्षिक लेखा। तो आप देखेंगे कि अगर गढ़ पूर्ति नहीं हुई है तो आगे जो भी मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में गढ़ पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसी स्थगित हुई मीटिंग पे जो मुख्य मुद्दे हैं, वार्षिक बजट, हितग्राहियों का चयन, प्रशासकीय रिपोर्ट या वार्षिक लेखा, इसके अलावा वार्षिक कार्य योजना और लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, इन मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ जीएस के 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इंडियन जीएस के 50 क्वेश्चन अभी आपको इसके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, चलो जैसे कि आज हमारा मेगा टेस्ट सीरीज का तीसरा जो पेपर था उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं पूरा। तो अब हम जीएस में देखेंगे। तो जीएस में हमारा आप देखेंगे जैसे कि 51 नंबर क्वेश्चन से, है ना भाई। बाकी सर मैडम लोगों ने बता दिए। अब हम लोग देखते हैं 51 नंबर से जो हमारा इंडियन जीएस का जो पूरा टोटल क्या था, क्वेश्चन था, उसको हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। मिलाकर देखिए कितना कितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए हो। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 51। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, देखिए। ठीक, 51 नंबर क्वेश्चन। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी, कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के मतलब दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में आप लोग को जो कथन दे उसके बारे में हमें क्या करना है, बताना है। जैसे कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए दादा भाई नौरोजी। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तीसरा है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो याद रखना जी, 1 व 2 इसमें हमारा 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे दादा भाई नौरोजी जी। और पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना भी की गई थी। तो ये दोनों बातें सत्य है दादा भाई नौरोजी के बारे में। क्लियर है? तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 51 का बी, 1 व 2। ठीक है, क्या याद रखना है, 1 व 2 इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा जी। क्लियर है? याद रखना 1 व 2। चलो 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िए। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से, जैसे कि हम बात करेंगे जी, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है। तो हम लोग इसको, हिमालय को हम लोग पानी के बहने के अनुसार हम लोग 4 भागों में डिवाइड किए थे, है ना भाई। कैमूर पर्वत याद आ रहा होगा हमारा, उस समय पूरा कैमूर पर्वत, नेपाल का पर्वत, हिमालय का पर्वत, जो हम ऐसे उत्तर से दक्षिण को हम लोग बांटते हैं। तो उसमें नदियों से बटा होता है। ठीक है, तो सतलज एवं काली नदी, तो याद रखना सतलज और काली नदी के मध्य में हमारा कुमायूं हिमालय, कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय पड़ता है जी। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जब भी सतलज और काली नदी के मध्य में हमारे भारत के कौन सा हिस्सा पड़ता है करके पूछा जाएगा, तो हिमालय के हमारा कुमायूं वाला हिमालय जो क्षेत्र है वो आप लोग का काली एवं सतलज नदी के मध्य में पड़ता है। ठीक है, चलो 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। तो 53 नंबर क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। हीराकुंड डैम कौन सी नदी पर है, तो सबको पता है 1-4 महानदी हो जाएगा। ठीक है, टिहरी डैम आप लोग का देखा जाए तो भागीरथी नदी पर हो जाएगा, है ना भाई। थीन डैम रावी नदी, पोंग डैम ब्यास नदी। चलो देखते हैं। तो पहले 1-4 और सी का 2 देखो, 1-4 और सी का 2, 1-4 और सी का 2। तो 1-4 और सी का 2, यही हमारा सी ऑप्शन दिख रहा है ना भाई। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखते हैं 54 नंबर के क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है जी, ध्यान से पढ़िए। तो 54 नंबर के क्वेश्चन याद रखिए, पढ़ो तो, कि संविधान संशोधन, ठीक है, कि संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई। तो याद रखना 69 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अर्थात हमारे भारतीय संविधान संशोधन के 69वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आप लोगों का
ऑप्शन सी। क्लियर है, इसका भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है, 69वें संविधान संशोधन। चलो 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो 55 नंबर क्वेश्चन सीधा सरल, देखो मैं सबको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, एकदम सटीक एवं जल्दी आप लोग के आंसर बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तुम लोग भी वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाता है तो नहीं देखते हो, है ना भाई। तो चलो एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो याद रखना CnH2n, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। CnH2n हमारा एल्कीन का क्या है, सामान्य सूत्र है, ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। चलो मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो देखो कभी कभी आप लोग को 28 मिलेगा तो 28 को आंसर लगाना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 28 लगभग हमारा 29 बता रहा है, तो हमारा 56 नंबर का सी याद रखना, ठीक है, 56 का सी, 29 मनुष्य के खोपड़ी में, ठीक है, 14 इधर 14 इधर और बीच में एक 29, ऐसे करके टोटल मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियां होती है, ठीक है। स्थायी दांतों का क्रम मध्य से पार्श्व, मध्य से मतलब बीच से ऊपर की ओर किस प्रकार का होता है, बताइए। तो याद रखना जी, देखेंगे दो बीच में 2 इंसीजर रहता है, बीच में 2 इंसीजर, फिर एक केनिन रहता है और 2 प्रीमोलर तथा 3 मोलर होता है, ठीक है, याद रखना 2 इंसीजर, 1 केनाइन, 2 प्रीमोलर तथा 3 मोलर होता है, तो 2 1 2 3 याद रखना, बाकी सब बन जाएगा, ठीक है, 2 1 2 3 याद रखो, फिर सब बन जाएगा। इंसीजर, केनिन, 2 प्रीमोलर और तथा 3 मोलर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, 57 का ए सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है जी, 58 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द्रव की बूंदे देखो 58 और 59 दोनों को एक साथ करना है, ठीक है जी। तो याद रखना द्रव की बूंदे निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती है, तो याद रखना हमारा पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव कारण जब ऊपर से पानी बादल से नीचे गिरता है तो पृष्ठ तनाव कारण वह गोला दिखाई देता है, वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो ऑप्शन डी याद रखना पृष्ठ का तनाव, ठीक है, पृष्ठ तनाव। तो द्रव की बूंदे निम्नलिखित में से किसके कारण गोल हो जाती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया होता है, तो मायोपिया को हम लोग दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, है ना। लेकिन ये दूर की वस्तु नहीं दिखाई दी मतलब समझ जाना, इसको हम लोग दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे देना, दूर दृष्टि दोष नहीं होता बल्कि निकट दृष्टि दोष होता है ना भाई। तो निकट के दिखना मतलब निकट के दृष्टि दोष नहीं है बल्कि दूर की दृष्टि दोष है, तो याद रखना दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता उसको हम लोग मायोपिया बीमारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग उत्तल लेंस लगाकर इसको दूर करते हैं। कौन से लेंस, उत्तल लेंस लगाकर, है ना भाई, उत्तल लेंस लगाकर इसका क्या करते हैं, समाधान करते हैं, इस रोग का इलाज करते हैं। तो बी याद रखना दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, क्लियर है। चलो दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना 59 का बी, चलो 59 का बी। 60 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ, निम्न में से चांदी का अयस्क नहीं है, तो देखिए आप लोग के पास 4 है जी, 4 ऑप्शन, ठीक है, हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर, पायराइट सिल्वर, तो ये तो सभी है, लेकिन सी जो है ये जर्मन सिल्वर चांदी के अयस्क नहीं है, बाकी हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और पायराइट सिल्वर तीनों के तीनों किसके अयस्क है जी, चांदी के अयस्क है, क्लियर है, ये हो जाएगा। चलो 61 नंबर क्वेश्चन देखो, इकसठ नंबर पढ़ो जी, 61 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्न में से निम्न को सुमेलित कीजिए। तो ब्रह्म समाज याद रखना
ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने इसका स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा देखा जाए तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, है ना। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग सत्य शोधक का ज्योतिबा राव फुले, ज्योतिबा बाई, है ना, फुले। और आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अर्थात ए का पहला और बी का तीसरा हमारा ऑप्शन ए में है, अर्थात हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 61 का क्या हो जाएगा जी सही उत्तर, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, 62 नंबर क्वेश्चन देखो। निम्न में से सुमेलित नहीं है। अब ये उद्योग से संबंधित हमारा जी ये सही है, दुर्गा, है ना, ये दुर्गापुर है ना, दुर्गापुर, दुर्गापुर, दुर्गापुर स्टील संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। हाँ, ये बात तो सही है। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से, ये बात भी सही है। भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से, ये बात भी सही है। राउरकेला इस्पात, तो राउरकेला जो है ये जर्मनी, जर्मनी के सहायता से किया, ये गलत है। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी हमारा सुमेलित नहीं है जी, बाकी तीनों सही है, डी गलत है। ठीक है, चलो 63 नंबर का क्वेश्चन देखो। 63 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बंदरगाहों को सड़क से जोड़ने का कार्य किस परियोजना के तहत किया जा रहा है। तो याद रखना भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना एक ऐसा परियोजना है दोस्तों जिसके माध्यम से बंदरगाह मतलब नदी के जो हमारा समुद्र के तट का, जहां पर एक समुद्र दूसरे समुद्र से जोड़ा जा सके, इस परियोजना के तहत जोड़ा जा रहा है। तो याद रखना ऑप्शन ए 63 का ए हो जाएगा, याद रखना जी। क्लियर है, 63 का ए। ठीक है, 63 का ए भारत माता परियोजना। चलो 64 नंबर का क्वेश्चन आ जाओ। 64 नंबर जी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, संसद विनिश्चित करे या लोकसभा अध्यक्ष निर्देशित करे। बताओ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जी आप लोगों का, याद रखना है भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, तो 64 का बी याद रखना। ठीक, भारत का राष्ट्रपति जब निर्देशित करेगा तब वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक लेखा वित्तीयकरण का वित्तीय लेखा जोखा सामने आएगा। जब तक राष्ट्रपति उसको आदेश नहीं करेगा, निर्देशित नहीं करेगा, तब तक नहीं आ सकता। ठीक है, चलो 64 के बाद आ जाओ 65 क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन, चलो देखो क्या क्वेश्चन है। अनुच्छेद 360 के तहत घोषित वित्तीय आपात संसद के अनुमोदन के बिना अधिकतम कितनी अवधि तक जारी रह सकता है। तो याद रखना जी अनुच्छेद 360 के तहत घोषित के वित्तीय आपात जो संसद है वह लगभग हमारा 60 दिन तक, अर्थात 2 माह तक यह क्या रह सकता है, अधिकतम यह अवधि तक जारी रह सकता है। 2 माह तक, केवल 60 दिन तक, याद रखना। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन होता है, याद रखना, सरल शब्दों में बता देता हूं, संवैधानिक संगठन होता है। ठीक है, यह संघ लोक सेवा हमारा यूपीएससी जो होता है ये एक प्रकार का संवैधानिक संगठन है। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन जी, चलो 67 नंबर क्वेश्चन देखो। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वह, याद रखना, वह बोलने से सीधी बात, यदि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना होगा। किसी एक का सदस्य, दोनों सदनों मतलब राज्यसभा या लोकसभा, है ना भाई। इसका 67 का डी सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, 67 का डी। ठीक है, डी याद रखना। चलो, निम्न में से कौन सी जनजातियां मणिपुर में निवासरत नहीं है। तो मणिपुर में कौन सा निवासरत नहीं है उसको बताना है आप लोगों को। जैसे कि देखो आप लोग के पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, नागा, कुकी, बोरो, थाडो। तो बोरो
ये जनजातियां मणिपुर में नहीं है, बाकी नागा, कुकी और थाडो ये तीनों जनजातियां कहाँ निवास करती है, तो मणिपुर में निवास करती है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का, 2011 की जनगणना में 10 की वृद्धि दर क्या था, तो याद रखना 17.69%। 69 है ना भाई हमारा, 69 क्या हो जाएगा 17.69%, 17.69% था। वन संरक्षण अधिनियम कब से लागू है, तो वन संरक्षण अधिनियम जी 1980 से लागू है हमारा। ठीक है, कब से लागू है याद रखना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 से लागू है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 से लागू है। ठीक है, चलो 70 नंबर का क्वेश्चन देखो, वन संरक्षण अधिनियम कब से लागू हो गया, तो हमारा बी हो गया है ना भाई 80। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 71 नंबर का क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो जी ध्यान से पढ़ो तो एक बार। कर की दरों के निम्न को 2 स्लैब को हटा दिया गया है, कौन से, तो देखो पहले 12 और 28 का जो दर था है ना भाई, तो ये बी वाला 12% और 28% वाले को हटा दिया गया है, 12-28 को हटा दिया गया। निम्न में से कौन सी योजना कृषि संबंधित नहीं है, ई नाम योजना, पीएम फसल बोया योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, इनमें से कोई नहीं। तो 72 का हो जाएगा जी आप लोगों का, इनमें से कोई नहीं। ठीक, इनमें से कोई नहीं, डी। 73 नंबर का क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ में विगत वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो याद रखना 13.07%, 13.07% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, 74 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो जी। राज्य में दिसंबर 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है। ठीक है, तो देखो इधर अब बात करेंगे हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन की। तो जिला हमारे छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 क्लियर है, नगर निगम की संख्या 14 है, ये बात क्लियर है। नगर पालिका लगभग 56 है, लेकिन ये 192 से प्लस है ना भाई, तो ये हमारा गलत हो जाएगा था नगर पंचायत। तो राज्य में दिसंबर 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है, नगर पंचायत, बाकी तीनों सही है। ठीक है, चलो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। 75 नंबर का क्वेश्चन देखो, पचहत्तर नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात स्थिर भाव पर सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र में से आप लोग का उद्योग क्षेत्र। क्लियर है, तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्री एरिया। हथनौरा नामक पूरा पाषाणकालीन स्थल जहां से मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुआ है किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना दोस्तों ये हथनौरा हमारे नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी हथनौरा। ठीक, यहीं से मानव के खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, यह आप लोग का नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। 76 नंबर क्वेश्चन। चलो 77 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता में 2 नदियों के बीच की भूमि को हम दजला, सिंधु घाटी में ना, सिंधु घाटी की बात कर रही है तो दजला कहते थे, याद रखना। तो कोई दोआब मार देगा वो गलत हो जाएगा, दजला, सिंधु घाटी में जो दोआब मिल जाता उसको हम लोग क्या बोलते थे, दजला कहते थे। दिए गए कथनों पर विचार करना है आप लोग को। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये। दिए गए कथनों पर विचार कर सत्य कथन की चयन करना है, तो सत्य कथन का चयन करो। चलो तो ऑप्शन ए क्या दिया है, वेद विद धातु से बना है। ठीक है, याद रखना, पढ़ते चलना। धातु से बना जिसका अर्थ जानना होता है, तो सही बात है, वेद जो है विद धातु से बना, ये सही है। ऋग्वेद हमारा आधा का रहेगा। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 8580 मंत्र है, ये बात भी सही है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है, ये बात भी सही है। ठीक है, अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख मिलता है, हाँ ये तो बात क्लियर है, अथर्ववेद में जादू टोना, सामवेद में संगीत का।
मत्स्य पुराण में विष्णु जी की 27 अवतारों का उल्लेख किया गया, ये गलत है। तो हमारा 1 2 3 4 किसमें है? ऑप्शन डी में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलो 79 नंबर का क्वेश्चन देखो। 79 नंबर का क्वेश्चन, तो 79 नंबर का क्वेश्चन क्या है जी? भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचलन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? ये 79 का आप लोग को देखिए। अब भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचलन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? वर्मा समिति। ऑप्शन भी याद रखना, वर्मा समिति। बाकी ये हमारे पंचायती राज का समिति है, वही एक नहीं है, तो याद रखना वर्मा समिति। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अनुच्छेदों में अंतर्निहित है, तो ये हमारा 80 का हो जाएगा जी आप लोगों का 13, 32, 226। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। तो 13, 32 और 226 की बात जब भी करेगा तो न्यायिक पुनर्विलोकन, फिर से उसको पुनर्विलोकन करना, फिर से सोच विचार करना, हमारे अनुच्छेद 13, 32 और 226 में बताया गया है। ठीक, इसी में अंतर्निहित है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 81 नंबर का क्वेश्चन, देखो 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुमेलित करें समानता का अधिकार। ठीक है, तो समानता का अधिकार हमारा क्या हो जाएगा? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22, अर्थात ए का दूसरा बी का तीसरा। तो ए के दूसरा बी का तीसरा दिख रहा है ऑप्शन सी में। ठीक है जी, ऑप्शन सी में ही दिख गया, तो इसका याद रखना आप लोग का क्या हो जाएगा हमारा सही? ये सी, ऑप्शन सी। ठीक, चलो 82 नंबर क्वेश्चन को देखो। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से मूल अधिकारों को प्रभावी करने वाले के रूप में देखा जा सकता है। तो याद रखना जी, पहला विधि के समक्ष समता के आधार पर, विभेद के विरुद्ध के अधिकार पर, अस्पृश्यता का अंत करके, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, गलत, बाकी 1 2 3 करके। तो ये 3 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए में है जो कि, तो ऑप्शन ए हमारा 1 2 3, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ये गलत 4। ठीक है, तो 1 2 3 सही हो जाएगा। चलो ये 82 नंबर का क्वेश्चन है। 83 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया है। 83 का क्वेश्चन है जी, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, यूएस अमेरिका में जी याद रखना, यहाँ पर दोहरी नागरिकता का सिद्धांत मतलब 2 देश पर क्या कर सकता है? अपना नागरिकता प्रदान कर सकता है, इंडिया में भी और अमेरिका में भी। अमेरिका का ऐसा मानना है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना ये भी हमारा हो जाएगा फ्रांस। ठीक, याद रखने फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या बंधुता शब्द का प्रयोग फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, याद रखना। 85 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा गया था? तो ये हो जाएगा जी हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें हमारे प्रस्तावना में आप लोगों का धर्मनिरपेक्ष को बदलकर पंधनिरपेक्ष किया गया था, एक अखंडता को जोड़ा गया था, है ना भाई, ऐसा। तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है 85 नंबर में। चलो नेक्स्ट में आ जाओ 86वां क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? देखिए निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। तो 86 नंबरों के भी करना है जी आप लोग को। अखिल भारतीय सेवाओं के चयन एवं प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही बात। इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारों के अधीन कार्य कर सकता है। हाँ, दोनों सरकारों के अधीन कार्य कर सकता है जी। इन सेवकों के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है, हाँ, जिसको हम लोग अवशिष्ट की शक्तियाँ भी कहते हैं। तो ये तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर, इसका भी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्लियर है जी, ठीक। चलो 87 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। निम्न में से गलत कथन की पहचान कीजिए। भारत में भू आवेशित राज्य की संख्या 5 है, सही बात है। तटीय राज्यों की संख्या 9, ये बात भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 18 राज्य भारतीय।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हमारा 87 नंबर का हो जाएगा जी, केवल 3 व 4। गलत कथन, ये 3 गलत है और 4 भी गलत है। ठीक है, तो केवल 3 व 4 गलत है हमारा, बाकी दोनों सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। भारत में भू-अवस्थित राज्यों की संख्या 5 है। ठीक है, और तटीय राज्यों की संख्या 9 है। बता दिया था, पढ़ा दिया था पूरा डिटेल। 87। 88 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्न देश एवं उसके लंबाई की दूरी है जो भारत के राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। बांग्लादेश 4096, चीन 3488, पाकिस्तान 3323, म्यांमार ये हो जाएगा 1693। तो सभी 1 2 3 4 है ना भाई। तो इसमें याद रखना 88 नंबर में हमारा जी उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका उपयुक्त सभी डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक, उपयुक्त सभी का, क्योंकि ये सभी सही है, सभी सभी सीमा से लगता है, ये उपयुक्त सभी। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, सही जोड़ी सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी दिया है, एक तरफ परियोजना दिया है। ठीक है, तो याद रखना ये हमारा हो जाएगा जी आप लोगों का ताप्ती नदी, पेरियार नदी, पेरियार परियोजना, इडुक्की, ये इडुक्की है ना, इडुक्की, इडुक्की। तो ये हो जाएगा हमारा आप लोगों का इडुक्की जो है जी आप लोगों का, देखो ताप्ती में हमारा एक हो जाएगा हमारा सबसे पहले उकाई परियोजना। ताप्ती में उकाई परियोजना, परियार में इडुक्की परियोजना। ठीक है, और हमारा मांजरी में निजाम सागर और गोदावरी में पैठा परियोजना। ऐसा तो ए का तीसरा, बी का चौथा देखना है। ठीक है, ए का तीसरा, बी का चौथा। नवासी नंबर क्वेश्चन ना ये, तो ए का तीसरा, बी का चौथा हमारा ऑप्शन बी में है जी। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी में है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं जी हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन की ओर। 90 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, देखो, निम्न में से सही घटना की पहचान कीजिए। तो निम्न में से सही घटना की पहचान करना है, बताना है आप लोगों को। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, सही बात है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, दोनों सही। 12 मार्च 1930 दांडी मार्च हमारा, ये बात भी सही। 3 जून 1927 को माउंटबेटन योजना हुआ था। देखना है इसमें आप लोगों का, इसमें सही कौन हो जाएगा। तो हाँ, ये बात भी सही, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था, अर्थात उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी याद रखना। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के संदर्भ में असंगत विकल्प है। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में प्रवेश करके सार्जेंट मेजर पर हमला किया था, सही बात है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 10 मई से ही 1857 की क्रांति शुरुआत को माना जाता है, ये बात सही है। इनमें से कोई नहीं, गलत। तो अर्थात हमारा 91 का ये भी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें सब सही है, सब सही है इनमें। 92 नंबर क्वेश्चन, सही जोड़ी सुमेलित करें। तो सही जोड़ी को सुमेलित करना है जी आपको। एक तरफ है आप लोग का राज्य, दूसरी तरफ ऊंची चोटी। तो केरल में हमारा कौन सा मिलेगा, देखो उत्तराखंड में आप लोग का नंदा देवी। ठीक है, और हमारा केरल में दोदा बेटा, नीलगिरी की पहाड़ी, तमिलनाडु में अनाईमुड़ी। तो देखो अब हमारा 92 का इसका सही उत्तर हो जाएगा जी बी। ठीक है, बी, ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा। ठीक है, और सी का दूसरा, उत्तराखंड, नंदा देवी, तमिलनाडु हमारा दोदा बेटा। तमिलनाडु हमारा नीचे, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हमारा दोदा बेटा है।
और अन्नामलई जो कि आप लोगों का दक्षिण में मिलेगा, अनईमुड़ी है उसकी ऊंची चोटी 1200 आप लोग को 2695 मीटर, दोदा बेटा 2622 मीटर, है ना। तो ऐसा इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, तो 92 का भी हो जाएगा बी। ठीक है जी। चलो 93 नंबर का क्वेश्चन देखो। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नाथुला, अरुणाचल प्रदेश, ये तो नाथुला हमारा देखा तो सिक्किम में मिलेगा, नाथुला जेलेपला। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में दीफू मिलेगा, दीफू। ठीक है, तो लिपू लेक उत्तराखंड में ठीक है, रोहतांग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में ठीक है, पालघाट केरल में ठीक है। ठीक है, लेकिन नाथुला हमारा सिक्किम में मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। चलो 94 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया था? ठीक है, 94 में देखिए हाल ही में, तो ये हमारा हो जाएगा जी डेविड इस्ले। डेविड इस्ले याद रखना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। डीआरडीओ ने हाल ही में 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कहाँ से? उड़ीसा से। तो याद रखना, करंट अफेयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारा ये, उड़ीसा से। ठीक है जी, तो याद रखना कहाँ से? उड़ीसा से। हाल ही में यूनेस्को के 90 रचनात्मक शहर के नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो याद रखना आर्थिक सिटी मुंबई को। ठीक, हमारा 96 नंबर का क्वेश्चन देखें, सॉरी लखनऊ को, है ना भाई, लखनऊ को हाल ही में यूनेस्को में, तो हमारा ये लखनऊ याद रखना, लखनऊ, ऑप्शन बी सी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ किसकी राजधानी है जी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। 97 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 97 नंबर का क्वेश्चन, देश का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर वेसल आईएनएस माहे का कमीशन कहाँ किया गया? तो ये मुंबई है। ठीक, ऑप्शन ए मुंबई में। 98 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, 98 नंबर का, छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से आगामी गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर किस पर आधारित झांकी का प्रदर्शन किया जाएगा? तो याद रखना ये 98 में हमारा डिजिटल आधारित पर अब झांकी का प्रदर्शन होगा जी, डिजिटल के आधार पर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग का, अंतिम क्षण के ओर हम लोग आगे पहुंच रहे हैं। सचिन तेंदुलकर की संस्था मानदेशी फाउंडेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ की जिले के 50 गांव में खेल के मैदान तैयार किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, तो दंतेवाड़ा में। ठीक, कौन से जिला? दंतेवाड़ा। लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन का क्वेश्चन हमारा है 100 नंबर का, देखिए ध्यान से पढ़िए। राज्य में धान खरीदी के संबंध में सत्य कथन को चुनना है आप लोग को। ठीक है, सत्य कथन को चुनना है, तो चलो चुनो सत्य कथन को। अवधि, राज्य में धान खरीदी के संबंध में सत्य कथन चुनना है, तो अवधि की समय का कितना खरीदना है? 15 नवंबर से 31 जनवरी 2026 तक। तो 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक खरीदना है जी। समर्थन मूल्य 3100 प्रति कुंटल, 1 कुंटल में 3100 रुपये दिया जाएगा। लक्ष्य रखा गया है 160 लाख मीट्रिक टन, इतना धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है। मात्रा 21 क्विंटल प्रति एकड़ में, 1 एकड़ में 21 क्विंटल को खरीदना है। ठीक है, उपार्जन केंद्र 2739 उपार्जन केंद्र है जहां पर धान को पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 1 2 3 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग भी इस क्वेश्चन को बढ़िया बनाए होंगे, है ना भाई। तो चलो अब मिलाकर देखना कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना नहीं। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।